लक्ष्मण यादव जी, अब एक लड़ाई जो सामाजिक न्याय की, जो संविधान बचाने की, जो देश में हिंदुत्व का एजेंडा जो चलाया जा रहा है उसके खिलाफ, जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, इंडिया गठबंधन की एक मोर्चेबंदी और एक चुनौती देने की कोशिश, जो 9 साल 9.5 साल में देश का जो जो माहौल खराब हुआ है, जो फैब्रिक, जो सेकुलर फैब्रिक बिगड़ा है, उसके लिए जो एक मोर्चेबंदी पेशबंदी थी वो, तो इन सब को एक इस फैसले से बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है। क्या कहेंगे आप, अगर ऐसा नीतीश कुमार करते हैं तो, जिसकी अब ज्यादातर लोग तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि ये सियासी मूल्यांकन होगा, जो कि अब तक क्लियर ना हो जाए कि अंतिम रूप से क्या होने वाला है। तो मैं इस बात से सहमत हूं, अभी जो अमरीश जी ने बोला कि सबसे ज्यादा विश्वसनीयता को खो देने वाले नेता के रूप में नीतीश कुमार देखे जाएंगे जॉर्ज फर्नांडिस के बाद लंबे अरसे से। इसके वैचारिक पहलू और इन चीजों पर बात, चूंकि सवाल आपका सीधा उस पे है, राजनीति तो ये होगी कि नरेंद्र मोदी को आपने पूछा ना कि यू टर्न क्यों मार रहे हैं, तो वो तो विपक्ष को ये दिखाएंगे कि भाई इंडिया गठबंधन के सूत्रधार ही जब उधर से इधर चले आए तो अब तो इंडिया गठबंधन ने कुछ बचा नहीं, तो ये उनकी रणनीति है। ये अलग बात है कि एक अकेला शेर अब सब पर भारी नहीं है, इसका मतलब उसे भी जरूरत होती है, तमाम लोगों की लहर कमजोर हो चुकी है। नीतीश कुमार के जाने से एक नुकसान जो सबसे बड़ा मैं देख पा रहा हूं शायद इसका पड़ेगा, कि अगर वही मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के साथ जा करके वो सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए, तब ये होगा कि जो वैचारिक अल्टरनेट बिहार सरकार ने डेवलप किया था, नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने केवल यही नहीं किया था कि इंडिया अलायंस को एकजुट करके लोगों को एक विकल्प देने की कोशिश की, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था नैरेटिव चेंज करने का, और वो नैरेटिव था जाति जनगणना का, वो नैरेटिव था रिजर्वेशन का, वो नैरेटिव था ओबीसी की पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है, जिसके दबाव में ये सारा खेल हुआ कि 10 साल बाद उन्हें ये लगा कि भारत रत्न दे देना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी को। ये उस खेल को अचानक से ऐसा लगेगा कि वो कुंद कर दिया। तो सबसे बड़ी वैचारिक और राजनीतिक लिहाज से जो सियासी बदलाव दिखेगा वो ये दिखेगा कि अब तक जाति जनगणना पर घिर रहे थे, बीजेपी घिर रही थी, और ये एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसको अब बीजेपी इस्तेमाल करेगी अपने चेहरे को बचाने में, अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो एक एक पहलू तो इसका ही है। लेकिन दूसरा पहलू एक ये भी है कि कल्पना करें, अभी चूंकि बहुत सारी परतें खुली हुई हैं, दूसरे खेमे में अगर जो खबरें आ रही है कि भाई मान लीजिए जीतन राम मांझी को ही आरजेडी कह दे मुख्यमंत्री आप बन जाइए, या जो भी है, 2 विधायक कम पड़ रहे हैं, अगर ये खेल कुछ उस दिशा में गया तो मुझे लगता है कि वो जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, जो एजेंडा सेट हो रहा था, उसकी एक संभावना बच जाएगी। तब एकदम क्लियर क्लियर खेल दिखेगा कि नहीं भाई, वो नीतीश कुमार बहुत दिन से मुख्यमंत्री थे लेकिन 5 लाख नौकरी एक साल में नहीं हो पाई थी। तेजस्वी यादव जब गठबंधन में आए तो अचानक से नौकरियां आ गई, अचानक से मतलब जाति जनगणना वाला मुद्दा मुखर हुआ। तो ये एक पेच फंसा हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी दिशा वही होगी कि बिहार में आगे सरकार किसकी आ रही है। लेकिन हाँ, इस बात से आपकी सहमत हूं कि बीजेपी इसको इस तरह से भुनाएगी कि वो सोशल जस्टिस का जो पूरा इशू बन रहा था, जो बीजेपी के आरएसएस के नैरेटिव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको बीजेपी ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। जी लक्ष्मण यादव जी, जो मैंने सवाल पहले कहा, इंडिया गठबंधन, अभी इंडिया गठबंधन की तैयारी, चुनाव की भी, सीट शेयरिंग का कुछ पता नहीं कब तक होगा, होना था जनवरी के पहले हफ्ते, दिसंबर के पहले हफ्ते, अब जनवरी लगभग खत्म होने जा रहा है, उसके पहले ये झटका लग गया। ममता बनर्जी वहां से कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार एक बिहार से, ममता बनर्जी अगर साथ भी आए और कुछ एडजस्टमेंट हो भी जाए तो बंगाल में तो ममता है, चलिए, लेकिन बिहार में इतना बड़ा डेंट लगना, और उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी अभी कुछ ऐसा वहां नहीं हुआ है कि कांग्रेस और उसमें कुछ फाइनल एडजस्टमेंट की कोई खबर नहीं आई, उनकी भी नाराजगी आती है। तो एक तरह से ये मान लें कि इंडिया गठबंधन जो चैलेंजर की तरह दिख रहा था कुछ महीने पहले, खासतौर से जून और उसके कुछ महीने बाद तक जब गठन हुआ, उसकी स्थिति कमजोर हुई है पहले की तुलना में, और नीतीश अगर ये चले जाते हैं तब ये पूरी तरह से कमजोर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले महीने मुझे 5-6 दिन पटना रहने का मौका मिला था, कुछ एक कार्यक्रम थे।
तो इसका मैंने ये गौर किया कि 1-2 महीने से इसकी सुगबुगाहट पटना के सियासी गलियारों में चल रही थी कि नीतीश जी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि 2 प्रश्न है कि पहली बात ये कि वो क्यों उधर जाएँगे? और दूसरा ये कि अगर वो उधर जाते हैं तो उनका लाभ क्या होगा? मतलब राजनीतिक रूप से उनको क्या मिलेगा? तो जो पहला प्रश्न था कि क्यों उधर जाएँगे, उसकी 2 वजहें आ रही थी कि एक तरफ ये किस्से हैं, मतलब हो सकता है इसके और भी पहलू हों। पहली बात ये हो रही थी कि नीतीश कुमार को हड़बड़ी है कि वो इंडिया अलायंस के संयोजक क्यों ना बनाए गए अभी तक। जल्दी से उन्हें बना देना चाहिए था। पिछली मीटिंग में हुआ ये कि जो एजेंडे में नहीं था, मीटिंग में जाते हुए ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई पहला दलित पीएम फेस की तरह से खड़गे साहब का नाम हो, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। इस बात से भी नीतीश कुमार आहत हुए। ये सारी चीज़ें थी, तो एक उनकी हड़बड़ी जो थी, नीतीश कुमार की हड़बड़ी थी, एक वो वजह बन रही थी और दूसरी तरफ से कहा ये जा रहा था कि कांग्रेस का जो रवैया है, जो कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन की थी, हम्म। उसने मुंबई बंगलौर की बैठक के बाद मुंबई की बैठक आते-आते ऐसा लग रहा था कि अब सेंटर में कौन है? कांग्रेस पार्टी है। वो उस बैठक की तस्वीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दिखता था कि खड़गे साहब के बाद सबसे लंबा भाषण राहुल गांधी का होता था। तो ये एक सवाल उस इंडिया गठबंधन पर भी तो होगा कि उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी थी, उसकी तरफ से क्या-क्या एफर्ट हुए। मतलब ये जो विवाद हो रहा है, इसमें अभी कांग्रेस कहाँ है? या उस गठबंधन को बचाने की भूमिका में कांग्रेस कहाँ है? एक सवाल ये निश्चित रूप से आएगा, लेकिन इसका पक्ष यही है कि नीतीश कुमार के मन में था कि संयोजक का पद अगर मिलता है या कोई बड़ी भूमिका मिलती है या सीट शेयरिंग हो जाए। अब याद करिए कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, तो नीतीश कुमार ने एक भाषण में बोल भी दिया था कि हम तो चाहते थे जल्दी सीट बँटवारा हो जाए और सब कुछ तय हो जाए, लेकिन कांग्रेस को तो अभी इसकी चिंता है नहीं। कुछ सुगबुगाहट वहां से चल रही थी। दूसरी तरफ एक एक बात ये कही जा रही थी कि लालू प्रसाद की तरफ से दबाव है कि गठबंधन ये इस शर्त पे हुआ था कि नीतीश जी अब केंद्र की राजनीति करेंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पटना की गलियारों में इस बात को पुख्ता तरीके से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की अपनी कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो बहुत संतुलन और संयम के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। आप याद करिए कि जनवरी में एक कार्यक्रम हुआ, पहले नवंबर में हुआ, फिर जनवरी में हुआ, जिसमें शिक्षकों को नौकरी दी गई। बड़े पैमाने पर इसका प्रचार तेजस्वी यादव के फेवर में जा रहा था और वो इसलिए जा रहा था क्योंकि 2020 का चुनाव जब जेडीयू और आरजेडी अलग लड़े थे, तो ये स्लोगन, ये मुद्दा तेजस्वी यादव का था कि हम पहली कलम से मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो जैसे ही वो डिप्टी सीएम बने, उन्होंने जब नौकरी देने वाली चीजों को बढ़ाया, तो वहां भी एक विवाद समझ में आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे कि भाई इसको पार्टी और सरकार की भूमिका के रूप में आप ले जाया करिए। तुरंत तेजस्वी यादव जब भाषण देने आते हैं, तो वो मुख्यमंत्री के जयकारे लगवाते हैं। तो एक जो राजनीतिक मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, वो तेजस्वी यादव में दिखती है। तो ये तो एक पृष्ठभूमि है, लेकिन वो एक शेर है ना कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो इधर पर बहुत फिट बैठता है कि वो दिखते रहे इधर के, लेकिन अंदर-अंदर वो उधर के हो रहे थे। आखिरी टिप्पणी इस बात की कि नीतीश कुमार क्यों ये कर रहे हैं? नीतीश कुमार को बिल्कुल स्पष्ट पता है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी उन्हें लगभग भीतर से खत्म कर चुकी है। किसको नहीं पता है कि चिराग पासवान की 2020 के चुनाव में भूमिका क्या थी? और गठबंधन में लड़ रहे थे नीतीश कुमार, फिर भी बीजेपी ने कायदे से इस्तेमाल किया नीतीश कुमार का भी और चिराग पासवान का भी और तमाम लोगों का भी। आरजेडी भी चाहती थी कि बहुत दिन तक अब ये वो वाली चीज बन गए नीतीश कुमार की जिसकी जरूरत बीजेपी को भी थी, आरजेडी को भी थी। मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो निश्चित रूप से 24 के चुनाव में तो हो सकता है बीजेपी के पक्ष में जाए। हालांकि मैं अभी भी इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये काम करते हैं, और मेरा मानना है कि 3 मंत्री हैं, अभी शायद संतोष जी इसका इशारा कर रहे थे, एक चौधरी साहब हैं, विजय चौधरी का भी नाम उसमें जोड़ा जाए संजय झा के साथ। तो ये जो 3 विजय मंत्री, चौधरी, संजय झा और क्या एक और नाम बताया, अशोक चौधरी, अशोक, ये 3 खास सिपा सालार हैं नीतीश कुमार के। हम प्याला, हम निवाला, राजदार, जो भी कहें आप। और अजीत दा, इन तीनों का मिजाज जाति जनगणना जैसे मुद्दे की पैरोकारी में उस ईमानदारी से नहीं है जो हो सकता है नीतीश कुमार का हो, क्योंकि नीतीश कुमार एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं। जेडीयू के भीतर
एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका इस राजनीति की भी होगी कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि अब कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री आप यहाँ भी थे, मुख्यमंत्री आप वहां भी रहेंगे। 17 सीटें आप यहाँ मांग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि आरजेडी महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी तय करेगी कितनी सीटें बिहार में किसके पास जाएंगी। हमारे तो जितने सांसद थे उससे कम तो लेंगे नहीं। एक बात बताइए कि बीजेपी इतने सांसद देगी उन्हें टिकट पे? वो कहेगी कि आप तो हमारी वजह से थे, अब हम ताकतवर हैं। तो वो जो मुरेठा बांधे हुए वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुरेठा खोलेंगे तो नीतीश कुमार की अब शर्तों पर नहीं होगा। एक आखिरी बात ये भी चल रही थी कि बीजेपी बहुत दिन तक इस मुद्दे को इसलिए भी टाल रही थी कि नीतीश कुमार की शर्त ये थी कि भाई सीएम फेस तो हम ही रहेंगे। बीजेपी ने कहा बहुत बार आपको सीएम बना लिया, अब आप सीएम नहीं रहेंगे, आप केंद्र में आइए। ये बहुत दिनों से अटका पड़ा था मामला। इसलिए नीतीश कुमार अब जो करने वाले हैं, अगर वो वही करने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जेडीयू के भीतर भी जो सोशलिस्ट धड़ा है वो पूरी तरह से बिखरेगा, ऐसा मेरा आकलन है, क्योंकि बिहार का लेकिन मिजाज इसका काउंटर भी है, इसका काउंटर बिहार के कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो हिंदुत्ववादी या प्रो बीजेपी है, वो बीजेपी के साथ जाना चाहता है और बीजेपी पार्टी उनकी तोड़ सकती थी या पार्टी टूट सकती थी 2025 के पहले, और 2025 तक उन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी थी, यही अंडरस्टैंडिंग थी, सौंपना भी था। उसके बाद उन्हें लगा कि कहीं के नहीं रहेंगे, बीजेपी बाकी साफ कर देगी, इसलिए उन्होंने इसलिए तय किया कि अभी किसी ढंग से बीजेपी से एडजस्टमेंट करो, 25 तक अगर रह सकते हो अच्छी बात है, उसके बाद केंद्र में 5 साल रहो और 2 डिप्टी सीएम ले लो और उनकी पार्टी भी रिवाइव होकर रह जाए। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो तरह तरह की थ्योरी चल रही है डील की, उसमें एक ये भी है, उससे उनकी पार्टी बची रह जाए और 5 साल अपना रिटायरमेंट में यहाँ कोई भी कृषि मंत्रालय लेकर 5 साल वो रह जाए। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू, बिल्कुल ठीक पहलू आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार को भी दिख रहा था कि शरद पवार जैसे नेता की जब पार्टी तोड़ दी गई तो राजनीति किस लेवल पे हो रही है, ये बात जेडीयू के लोगों को भी पता थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार की सियासत यह तय करती है कि आपने जाति जनगणना कराई, आपने उस पूरे सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को और मजबूत किया जिसकी जमीन बिहार में। तो लड़ाई तो सोशल जस्टिस वर्सेस आरएसएस होगी ना बिहार में, सीधे बीजेपी खड़ी होगी और सीधे आप। तो जितने बीजेपी की पैरोकारी के नेता हैं उनका तो ये निश्चित रूप से फैसला है, लेकिन एक दूसरा धड़ा भी है जो सोशल जस्टिस की पार्टी की तरफ रुझान रखता है। तो वो जो बिखराव है, ये दोनों तरफ का दबाव था। लेकिन चूंकि अब पार्टी तोड़ने का काम तो भाई वही पार्टी कर सकती है ना जिसके पास इतना पैसा हो या इतना पावर हो, देने को बहुत कुछ हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि नीतीश कुमार में वो ताकत नहीं बचेगी या उनके एमपीज में कि वो अकेले दम पर बिहार में सीट जीत पाएंगे, भले बीजेपी साथ में हो। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। एक बार और प्ले कीजिए। ये जनवरी 2023 का बयान है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, अच्छी तरह जान लीजिए। आज से ठीक 1 साल पहले 30 जनवरी का बयान है। तो अब नीतीश कुमार के इन बयानों के संदर्भ में नीतीश कुमार को कैसे समझा जाए, कैसे व्याख्या करें लक्ष्मण यादव जी? जी, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब ये दूसरा बयान आप चला रहे थे, तो जब उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, तो विजय चौधरी जी बहुत तेज हंसे। तो विजय चौधरी को मुझे लगता है कि पूरा अंदाजा था कि नीतीश जी जो बोलते हैं उसकी हकीकत कुछ और होती है। और ये देखिए ना, पीछे सबसे दोनों तेज विजय चौधरी भी है, इधर अशोक चौधरी भी है, अशोक चौधरी तेजस्वी भी। यादव भी है, तेजस्वी यादव भी खड़े। हाँ, ये एक बात है। नहीं, मेरा इस पूरे पहलू पर कहना यही है कि नीतीश कुमार असल में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मतलब आपने शायद इंट्रो में ही अजीता वो बातें स्पष्ट कर दी हैं, चाहे वो जनता दल से अलग होना हो, फिर समता पार्टी बनाना हो, फिर जॉर्ज फर्नांडीज को कैसे उन्होंने किनारे किया, कमजोर किया, शरद यादव कहीं के नहीं रहे, अंतिम दिनों में उतना कमजोर किया गया। और जो जो उन्होंने किया, मैं फिर भी कहता हूं एक दो चीजों पे हम नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं कि वो सांप्रदायिकता और तमाम चीजों के सामने खड़े रहे, बहुत विनम्र भाषा बोलते थे। लेकिन जब जब मौका मिला तो उन्होंने उन्हीं ताकतों को बिहार में मजबूत कर दिया जो बिहार में अगर ये साथ न देते तो शायद वो मजबूत नहीं हो पाती, इतनी मजबूत नहीं हो पाती। तो इस पहलू से देखें तो अब मुझे लगता है ये अंतिम चाल है जो ये चलना चाह रहे हैं।
अब शायद इनके मन में ये हो कि बीजेपी को बिहार सौंप दें, चलेगा, लेकिन तेजस्वी को बिहार न सौंपें। लेकिन मुझे लगता है कि इस कैलकुलेशन से राजनीति तो नहीं होगी। वामपंथी धड़े हों, कांग्रेस भले ही कमजोर हो, लेकिन सीपीआई एमएल जैसी पार्टियां उसी बिहार में हैं। दो तीन लोग और थे, आप उपेंद्र कुशवाहा से पूछेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खत्म करवाई पहले, फिर उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये तो उनका आदमी था, हमारी तरफ था। पार्टी खत्म होकर जब इधर आए तो फिर वो उधर चले गए, आज वो एक साथ है। तो नीतीश कुमार ने इतनी जाल बिछाई, बहुत सारे लोगों को खत्म किया। मुझे लगता है कि अंतिम में अब नीतीश कुमार खुद खत्म हो गए हैं और अब उनके पास अपनी पार्टी बचाने का कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी अब की बार पूरी तरह से जेडीयू को खत्म कर देगी, क्योंकि बाकी लोग अधिकांश लोग तो बीजेपी वाले माइंडसेट के हैं, तो वो वही टिकट श्योर करने और सीट जीतने और मंत्री बनने के लिए जा भी रहे हैं, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अब खत्म हो जाएंगे। अब लड़ाई 1 to 1 होगी, एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी का गठबंधन होगा और बीजेपी होगा, लेकिन नीतीश कुमार के पास अब कुछ बचेगा नहीं। ये मुझे लगता है कि इसका पूरा परिदृश्य यही बन रहा है। जी वापस क्लोजिंग रिमार्क लक्ष्मण यादव जी। अभी हाँ जी पूछ लें आप। बोलिए बोलिए बोलिए, बिना नहीं, सवाल के बस बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। संतोष जी की बात में मैं जोड़ना चाह रहा था कि पिछले दिनों यही हुआ जब जाति जनगणना वाला पूरा आंकड़ा सदन में रखा था नीतीश कुमार ने, तो उसके विरोध में कौन खड़ा हुआ? जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी जब कुछ बोलने लगे कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था और ये, तो इतने गुस्से में नीतीश कुमार खड़े हुए और इतना कुछ बोलने लगे कि इस आदमी को कौन जानता था, हमने औकात क्या थी, हमने बनाया इसको, क्या पता। हमने वो तू बनाया तड़ाक की भाषा में, वो भी मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि वो हाँ। तू तड़ाक चाप भाषा में बोलने लगे। और विजय चौधरी बगल में बैठे हैं और जो सदन में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी चौधरी साहब हैं, वो दोनों लोग वो बार बार रोक रहे हैं, अच्छा ठीक है, हो गया बस, लेकिन उनको जो बोलना था बोल दिया। अच्छा, यहीं से मैं जोड़ दूं एक चीज, एक अभी जो सवाल आप संतोष जी से पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे थे, मुझे थोड़ा सा यूपी वाला 2019 का गठबंधन इससे कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है, पता नहीं कितना लिंक होगा। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, मायावती जी बड़ी कद की लीडर थी। 19 के गठबंधन में यह तय हुआ कि अगर सीटें बड़ी होंगी तो केंद्र में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर भूमिका में होगा? मायावती जी होंगी। तो अखिलेश जी को भी ये लगा कि चलो यूपी में हमारी तरफ से कुछ होगा, क्योंकि 22 के चुनाव में फिर हम उसको संभालेंगे और 19 में अगर हम जीत गए तो मायावती जी केंद्र में जाएंगी। जैसे ही वो परिणाम उसके मुताबिक नहीं आया, तो गठबंधन किसकी तरफ से तोड़ा गया? बसपा की तरफ से तोड़ा गया कि नहीं वोट हमें नहीं मिला और तमाम चीजें नहीं हुई और ये टूट गया। क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि हम इंडिया अलायंस बनाएं? जैसे ही वो ये गठबंधन बनाए, उसके तुरंत बाद दोनों लोग पूरे देश में घूमे, हर नेता से मिले, पहली बैठक बिहार में हुई और जैसे लगा कि अगर डील क्या है कि भाई आप बड़े नेता हैं, ओबीसी चेहरा है, जाति जनगणना मुद्दा है, उधर से इधर आए हैं, आप केंद्र में जाइएगा और केंद्र में आप बड़ी राजनीति करिएगा और बिहार की पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव और आरजेडी और गठबंधन के दायरे में आएगी। और मुझे लगता है कि एक सूत्र यहां है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये जो नीतीश कुमार का कैलकुलेशन था, ये चूर हुआ, ये टूटा या ये स्पष्ट होता हुआ दिखा नहीं। तो इसकी वजह से अब उन्हें लगा कि भाई केंद्र में तो अब कुछ मिलने वाला, और एनडीए की तरफ तो जो चेहरा है प्रधानमंत्री के, अब वो केवल प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, वो तो वैश्विक प्रधानमंत्री चेहरा बन गए, तो वहां तो कोई प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश है नहीं। तो दोनों तरफ गुंजाइश खत्म हो गई, तो नीतीश कुमार अब मुझे लगता है कि ये पूरी तरह ट्रैप में फंसेंगे अगर ये होगा। बाकी मैं क्लोजिंग में तो यही कहूंगा कि संतोष जी जो बात कह रहे हैं, वो बात मुझे बिहार में खूब लोगों के बीच सुनने को मिली कि नीतीश जी का जो उम्र ज्यादा होना हो या जो भी कह लें उसे, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये चर्चा खूब खूब चली है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो कमजोर होना है, मैं कह रहा हूं, एक बड़े नेता का कमजोर होना उनके आसपास के नेताओं का मजबूत होना है, और वो आसपास के सारे नेता प्रो बीजेपी हैं, उसका प्रभाव मुझे ये लग रहा है। और अभी भी मैं फिर भी कहूंगा कि संतोष जी की बात सही हो जाए, हो सकता है उनको लगे कि अरे अचानक मुझे लगे बीजेपी में कहां चला गया, नहीं मिट्टी में नहीं मिलूंगा, मरना नहीं है तो मैं वापस लौटा हूं। तो उम्मीद मुझे ये लगती है अजीत दा कि शायद अभी ऐसा कुछ न हो। जी कुछ कह रहे हैं संतोष जी आप? अभी 1 महीना सर बजट सत्र शुरू हो रहा है, ये 5 फरवरी से, समझ गए ना। इसी 1 महीने में बजट सत्र में अगर वो मीडिया के सामने आ गए तो देख लीजिएगा कि कुछ ऐसा न कुछ होगा
जो बीजेपी वाले कोई चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब पता चला मोदी के बाद, जैसे अभी परिवारवाद बोल रहा है ना, बोल दिए परिवारवाद पर, इसी तरीके से मोदी के बारे में कुछ बोल दिए कि शायद देश को बर्बाद करने वाला ही मोदी है। क्या कहते हैं, मजबूरी में इसके साथ हम खड़े हैं, क्या करें, हमारा अभी पटिया ही तोड़ देगा। नहीं, उन्होंने भारत जलाओ पार्टी तक कह दिया था। हाँ, भारत जलाओ पार्टी, सही बात है। एक और बात, हाँ, एक और बात कि पिछली बार जब सब कुछ हुआ तो लालू प्रसाद यादव जेल में थे। इस बार अभी वो लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे एंगल से भी बहुत कुछ राजनीतिक गुंजाइश होगी, जो आरजेडी और महागठबंधन भी कोशिश कर रहा होगा। शायद उस दिशा में भी कुछ बात बने तो हो सकता है। जी।